हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं जीके का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, सीजीएल प्री एग्जाम 2022 एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, यानी सीजीएल 2022 का पहला शिफ्ट जो कि 1 दिसंबर को लिया गया था। इसमें जीके के जो भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ, और ये केवल और केवल हिंदी में मिलेगा आपको। ठीक है, देखो मैं अपने चैनल पर जनरली मैथ्स की वीडियो अपलोड करता हूं और कभी कभी रीजनिंग की भी, लेकिन चूंकि सीजीएल मेंस का पैटर्न अब बदल गया है, आपको भी पता है कि जो सीजीएल मेंस होने वाला है अब इसमें अब लगभग सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। यानी कि मैथ्स तो आता ही था, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आता ही था, और साथ में अब जीके भी आने वाला है। और जीके के अलावा कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग तो है ही इसके साथ। ठीक है, तो अभी मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि सीजीएल मेंस में जो भी पूछा जा रहा है उसके लिए मैं अपने तरफ से जो भी कर सकता हूं वो करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं जीके का सॉल्यूशन वीडियो भी ला रहा हूं। जिस तरीके से मैं मैथ का लाता हूं, मैथ की भी आती रहेंगी आगे, और मैथ की अभी कल ही आपकी एक वीडियो फिर मिलेंगी, और ऐसे ही डे बाय डे आपको एक एक वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और जीके की वीडियो आने में थोड़ी टाइम लग सकती है, क्योंकि आपको इसमें मैथ्स में मुझे जितना मेहनत नहीं करना पड़ता उतना तो मुझे जीके में करना पड़ रहा है। मैंने देखा कि एक शिफ्ट का सॉल्यूशन रेडी करने के लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि नहीं भी तो 3 घंटे मेरे गए हैं केवल एक शिफ्ट का सॉल्यूशन रेडी करने में। क्योंकि आप यकीन मानो एक शिफ्ट का सॉल्यूशन बनाने में उसके साथ साथ मैंने कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर किए हैं। ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी और पेपर में आ सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन के आसपास का क्वेश्चन या फिर उससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है आपके पेपर में, वो सभी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि 100% ये जो सॉल्यूशन वीडियो होगा जीके की, ये आपके मेंस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ मेंस के अलावा आप देखोगे तो सीएचएसएल के प्री में और साथ में मेंस में दोनों में ही ये हेल्पफुल होगा, 100% हेल्पफुल होगा। तो आपके देखिए मेंस के लिए और सीएचएसएल प्री मेंस के लिए, दोनों के लिए, सीजीएल मेंस और सीएचएसएल प्री मेंस दोनों के लिए ही ये जो सॉल्यूशन वीडियो होगी जीके की वो 100% हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये पहला वीडियो जरूर अंत तक देखो। इसके बाद आपको अगर नहीं अच्छा लगे तो आप बस मैथ्स की वीडियो देखना। ठीक है, लेकिन फिर भी जीके की वीडियो तो आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर से पीडीएफ नहीं है इसकी, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमारा चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लें, और आप इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम को फॉलो करके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, आराम से देखिए वीडियो को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं टाइम खर्च करूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे डिटेल देखने को मिलेंगे, और फालतू का डिटेल मैं कवर नहीं करने वाला हूं। वही डिटेल कवर किया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये कार्य किया है दोस्तों केरल की सरकार ने। और चूंकि मुख्यमंत्री की बात की गई है, तो ज्यादातर पहले के टाइम में रेलवे ग्रुप डी में मुख्यमंत्री पूछा जाता था, लेकिन आज के टाइम में अब ये नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आएगा ही नहीं। तो केरल के जो सीएम हैं वो है पिनरई विजयन, ये आप याद रखिएगा, पिनरई विजयन। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करूं तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। और चूंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो केरल में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर किया है। जैसे केरल की कुछ आप परियोजनाओं को याद रख सकते हैं। पहला है आपका स्ट्रीट परियोजना। स्ट्रीट परियोजना क्या है दोस्तों, ये केरल की सरकार ने इसलिए शुरू की है कि केरल में जो भी विजिटर्स होंगे या फिर आप टूरिस्ट कह लो, जो भी टूरिस्ट वहां पर जाएंगे, तो वहां पर जो घूमने लायक जगह है, जो पर्यटन स्थल हैं, उनकी जानकारी स्ट्रीट परियोजना के तहत दी जाएगी लोगों को। ठीक है, विशेष करके ये फॉरेनर्स के लिए बनाया गया है, या जो भी बाहर से वहां पर घूमने के लिए जाते हैं पर्यटक, उनको पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। दूसरा जो है एक ऐप का है जिसका नाम है लकी ऐप। ठीक है, तो जो लक्की ऐप है ये भी, हालांकि इसका पूरा नाम है लक्की बिल ऐप।
ठीक है, लक्की बिल ऐप। बिल कौन सा? जो दुकानदार से आप सामान खरीदते हो तो वो जो बिल बना के देता है उसकी बात की गई है यहाँ पर। लक्की बिल ऐप बेसिकली जीएसटी चोरी को कम करने के लिए बनाया गया है और इसके तहत लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, ग्राहकों को, कि जब भी आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल उससे लीजिए। पक्का बिल लेने से होगा क्या कि वो जीएसटी की चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है उसकी चोरी वो नहीं कर पाएगा, और जब वो बिल नहीं देता है तो वो उसकी चोरी कर लेता है जीएसटी की। तो जो लक्की बिल ऐप है ये केरल की सरकार ने इसलिए शुरू किया है जिससे कि जीएसटी चोरी को कम किया जा सके। इसके अलावा एक और ऐप है जो आप याद रख सकते हैं, वो है सैली ऐप। सैली ऐप क्या है दोस्तों? सैली ऐप है कि जीवन शैली से रिलेटेड, यानी कि आप किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके जीवन जीने के तौर तरीकों से कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने डेली लाइफ को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं उसका इसमें उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा केरल के कुछ स्टैटिक जीके आपको याद रख लेनी चाहिए, जैसे वहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स, जिसको आप राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। पहला है दोस्तों जो कई बार आ चुका है, वो है अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी नेशनल पार्क, ठीक है, हालांकि पूरा नाम आप कहोगे तो अन्नामुडी सोलर नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही वहां का है जो है वो है पंबा दम। ठीक है, पंबा दम, हिंदी में भी बिल्कुल सेम नाम है, पंबा दम सोलर नेशनल पार्क। और एक है मथी केट्टन। ठीक है, मथी केट्टन, आप हिंदी में भी मथी केट्टन ही बोलिएगा इसको, चूंकि यह एक नाम है। एक है एराविकुलम। एराविकुलम भी कई बार आ चुका है। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट वैली आपको पता होगा, और पेरियार आपको पता होगा। पेरियार नदी से है, क्योंकि पेरियार नदी में एक बहुत बड़ा आ, बाढ़ आया था कुछ दिन पहले, शायद 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, तो उससे आप याद रख सकते हैं। और साइलेंट वैली लगभग सभी को पता होगी। ठीक है, बाकी मसालों की शहर हम कहते हैं केरल को, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मसाले पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप केरल के कुछ फेस्टिवल याद रख पाए तो और बेहतर है। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल आजकल के टाइम में बहुत पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि सीजीएल के जो 1 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट था उसमें ओणम पूछा गया था। ओणम त्योहार के बारे में पूछा गया था कि कौन सा त्योहार है जो अगस्त के महीने में मनाया जाता है, तो ओणम उसका सही आंसर था। ठीक है, चूंकि मैंने पेपर देखा था तो मुझे याद है। तो फेस्टिवल में देखो ओणम याद इसलिए आया क्योंकि जो ओणम त्योहार है ये भी केरल का एक त्योहार है। इसके साथ साथ केरल का एक त्योहार होता है नौका दौड़। ठीक है, बोट रेसिंग, ये बहुत बार आ चुका है। बोट रेसिंग कहाँ का एक त्योहार है? ये भी केरल का है। एक और त्योहार है जो बहुत बार आया है, त्रिशूर, जिसका नाम है त्रिशूर या फिर त्रिशूर आप कह सकते हैं, त्रिशूरपुरम। अब देखो त्रिशूरपुरम आप कैसे याद रखोगे? तिरुवनंतपुरम से, क्योंकि इसमें भी पुरम शब्द लगा हुआ है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है उसमें भी पुरम शब्द लगा हुआ है। ठीक है, एक विशु महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है जो आपको याद रखना चाहिए, विशु महोत्सव। देखो ये मैं फालतू का बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ की एक फेमस डांस है जो आप याद रखिए, उसका नाम है थेयम। ठीक है, थेयम डांस, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको जरूर से आप याद रखिए। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, जो दूसरा सवाल है अपने पास वो है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। यानी कि रामकृष्ण मिशन जो है वो किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है? भक्ति पर, मोक्ष पर, शिक्षा पर या भगवान पर? तो जो उचित इसका उत्तर है वो है मोक्ष पर। ठीक है, मोक्ष पर सबसे ज्यादा बल दिया रामकृष्ण मिशन ने। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का क्या नाम था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन आज का है। अगला सवाल है अपने पास, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी थे? ठीक है, तो देखो इसमें सही जो आंसर है दोस्तों वो है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे वो हैं प्रणब मुखर्जी। एक्चुअली में योजना आयोग जो था दोस्तों, ये पहले इसका नाम चलता था, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी, संविधान लागू होने के बाद। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया, जिसका जो अध्यक्ष होता था उस टाइम पर
अध्यक्ष वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते थे, यानी कि प्रधानमंत्री। आज के समय में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग। और ये नाम चेंज कब हुआ ये भी कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग जो नाम चेंज किया गया ये 1 जनवरी 2015 को। इसमें सवाल ऐसे भी आ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखिए अगर नीति आयोग की स्थापना आपसे पूछे तो आप 15 मार्च 1950 नहीं कह सकते, क्योंकि ये योजना आयोग की स्थापना थी। नीति आयोग तभी जोड़ा जाएगा जब उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। तो नीति आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे 1 जनवरी और 2015 को। और अभी भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी देखो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, कई बार नीति का फुल फॉर्म भी पूछा गया है नीति आयोग में, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें टी का मतलब मैं बता देता हूं ट्रांसफॉर्मिंग, और एक आई का मतलब है इंडिया, ठीक है, लेकिन बाकी एन आई का मतलब आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जो अपने पास वो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर नहीं है, ठीक है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है विजयवाड़ा। देखो मैं चूंकि ये लाइव नहीं है इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं कि चलो अब 10 मिनट आपको, सॉरी 10 सेकंड आपको दे दिया आंसर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपसे आ, चीजें शेयर कर सकूं मैं, ठीक है। तो कौन सा स्थान ऐसा है इसमें से जहां पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं स्थापित की गई है, तो वो है विजयवाड़ा। बाकी नरोड़ा पावर प्लांट जो है वो यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। नरोड़ा जो पावर प्लांट है वो यूपी के बुलंदशहर में स्थित है और इसकी स्थापना जो थी वो 1991 में की गई थी। रावत भाटा जो है ये है राजस्थान में, ठीक है, रावत भाटा पावर प्लांट ही नाम है इसका। तो ये राजस्थान में है, ये आप याद रख लीजिए। और इसकी अगर मैं स्थापना करूं तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। साथ ही साथ जो तारापुर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तारापुर पावर प्लांट कहां पर है, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना भी 1972 में हुई थी। तो जनरली आपसे स्थापना तो नहीं पूछता है लेकिन ये पूछा जाता है कि वो पावर प्लांट कहां है। और कई बार नरोड़ा पावर प्लांट और तारापुर आया हुआ है, रावत भाटा तो मैंने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन नरोड़ा और तारापुर बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये अपने चैनल पे मैथ्स की कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपको जरूर से देखने चाहिए, जिसमें पहला तो सीजीएल टायर 1 का सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट ही है। इसमें 4 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 1 दिसंबर के चारों शिफ्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर सीपीओ 2022 का सॉल्यूशन जो अभी अभी नवंबर में पेपर लिया गया था उसका है, इसमें 9 पेपर मैंने सॉल्व किया है, यानी कि 9 वीडियो बना हुआ है। और आदित्य रंजन सन की ईबुक 2.0 इसका भी सॉल्यूशन मैंने किया है, इसमें 9 वीडियो अवेलेबल हैं। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में 5 वीडियो हैं। ऐसे ही आप देखेंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये 27 वीडियो हैं पूरे। ये सीएचएसएल 2021 टीयर 1 का पेपर है जो कि 2022 के अप्रैल में लिया गया था, ठीक है। तो ये अप्रैल में पेपर हुआ था 22 में, तो ये भी लेटेस्ट पेपर है, आप जरूर से देख सकते हैं। इसके साथ सीजीएल 2021 का पेपर सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है। आईसीएआर जो टेक्नीशियन टायर 1 का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के ऐसे लेवल पूछे गए थे जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से इसे देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि संसद शब्द किसको संदर्भित करता है, तो संसद शब्द, अच्छा देखो संसद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो राज्य से रिलेटेड तो आप आंसर लगाओगे नहीं। और केवल लोकसभा आप समझते हो कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो केवल लोकसभा भी आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय विधायिका है, ठीक है। संसद शब्द राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है, यानी कि राष्ट्र में जो सेंट्रल लेवल पे जो विधायिका है केंद्र सरकार का उसको ये संदर्भित करता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों अपने पास गोल्जी काय, जिसको गोल्जी बॉडी आप बोलते हैं इंग्लिश में। गोल्जी काय में परिपक्व भाग कौन सा होता है, ठीक है। परिपक्व भाग उसका कौन सा होता है, कैसा होता है, सॉरी, परिपक्व भाग जो है वो कैसा होता है ये बताना है, उसका आकार बताना है, गोलाकार, अवतल, उत्तल या फिर द्विउत्तल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तल, ठीक है। उत्तल होता है उसका, उत्तल यानी कि बीच में होता है मोटा वो, ठीक है। परिपक्व भाग जो होता है वो जनरली बीच में मोटा हो जाता है और इसीलिए उसको उत्तल आकार का बोलेंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो होता है दोस्तों, गोल्जी बॉडी छोटे छोटे ट्यूब्स से मिलके बना होता है, ट्यूब्स के ग्रुप से मिलके बना होता है। और इन ट्यूब्स का जो मेन काम होता है वो होता है सेल के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि कोशिका के अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि कोशिका से बाहर भेजना या फिर अंदर लाना, ठीक है। तो चूंकि ये उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक भी कहा गया है, ठीक है। यातायात
प्रबंधक। यातायात तो आप समझते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वर्ड है। तो यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ट्यूब्स हैं गोल्जी बॉडी में, उनके माध्यम से कोशिका के कई सारे अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछ ले कि गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी, ये इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1898 में गोल्जी बॉडी का खोज किया था। आगे बढ़ता हूं। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो बैक स्टिक का जो यूज होता है वो हॉकी में होता है। अब आपके लिए सवाल एक ये है कि एक ऐसा ही वर्ड है थर्ड आई। ठीक है, थर्ड आई जो है ये किस गेम से रिलेटेड है? थर्ड आई किस गेम से रिलेटेड है ये आपको बताना है। कौन से गेम से रिलेटेड है थर्ड आई, ये आपको कमेंट में कमेंट करना। अगला सवाल है अपने पास, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अगर आपको याद हो तो सीबीडीटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन चुना गया है ये आपको बताना है। और वो कब के लिए भाई? जून 2022 के लिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है नितिन गुप्ता जी, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। बाकी मैं आपको और लोगों के बारे में बताऊं तो जो निधि छिब्बर हैं ये भी नई नई ही इनकी भी नियुक्ति हुई है और ये चुनी गई है चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। ठीक है, जो एग्जामिनेशन लेती है सीबीएसई, वो सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी जो चेयरमैन है वो है निधि छिब्बर। और अगर आप एम जगदीश कुमार की बात करो तो एम जगदीश कुमार जो है वो यूजीसी के चेयरमैन है। ठीक है, यूजीसी, यूजीसी आपको पता होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो होता है वो यूजीसी, उसके जो चेयरमैन है वो है एम जगदीश कुमार। तो निधि छिब्बर को एटलीस्ट आप याद रखिए क्योंकि इनका भी जो नियुक्ति है वो नया है, नितिन गुप्ता जी का भी नया ही है। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसको मनाने के लिए जो थीम निर्धारित किया गया था वो था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास क्या होता है? यानी कि लगातार विकास करते जाना। जैसे मान लो कंटिन्यू आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो आज हमने कोई नया चीज का आविष्कार कर लिया तो उसका यूज सही तरीके से हो। ऐसा नहीं कि मान लो ये मैं स्टेप बना दूं कि ऐसे आपको डेवलप करना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप पता चला कि ये 1, 2 और 3rd नंबर पे आए और फिर किसी कारण से नीचे आ गए, तो ये सतत विकास नहीं हुआ। सतत विकास का मतलब कि आप जिस लेवल पे पहुंच गए डेवलप होकर के, उससे नीचे नहीं आना है। अब या तो वहां पे आप रुके रहो या फिर उसके और ऊपर बढ़ो। ठीक है, तो सतत विकास की यानी कि ऐसे विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम निर्धारित किया गया था। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था, तो इसके लिए होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये आप जरूर याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, यानी कि मानवता के लिए योगा। ठीक है, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो यही बनेगा, मानवता के लिए योगा। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये मनाया जाता है 21 जून को। प्रत्येक वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है अपने पास होला मोहल्ला, लोहरी, बैसाखी और तीज। तो अगर मैं बात करूं होला मोहल्ला, लोहरी, बैसाखी, ये तीनों ही पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है। और तीज के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीज जो है वो उत्तर भारत में बहुत चलता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अपना दिल्ली वगैरह हरियाणा में भी चलता है ये। ठीक है, तो हरियाणा में चलता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये पंजाब में भी चलता होगा। लेकिन ये जो है ये वहाँ के फेमस त्योहार हैं, होला मोहल्ला, लोहरी और बैसाखी। लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में इसमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जो सही आंसर है वो है बैसाखी। सही आंसर क्या है दोस्तों? बैसाखी। अब मैं बात करूं अगर खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो, आप देखो अब आपके लिए भी कुछ सवाल बनेगा, मैं तो बताऊंगा ही, आपके लिए भी कुछ सवाल बनेगा। ठीक है, पहले मुझे जो बताना है वो मैं बताता हूं। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे
सिखों के कितने नंबर के गुरु थे दोस्तों? 10वें गुरु थे और यही अंतिम गुरु भी थे, क्योंकि इनके बाद कोई विख्यात या फिर आप ये कह लो कि फेमस, जिसको आप प्रोमिनेंट बोलते हो, फेमस गुरु नहीं हुआ इसमें। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे इनका जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो जो भी बिहार के लोग हैं वो इस बात को जरूर याद रखें, बिहार के पेपर में भी ये आ सकता है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी, और ये सिखों के अंतिम गुरु भी थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार के पटना जिले में ही हुआ था, ये पटना ही है, ठीक है, उसको कुछ और मत पड़ेगा। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने ही पहले सिखों को 5 कारक को एक साथ रखने की अनुमति दी थी। 5 कारक जैसे मान लीजिए कि कृपान रखना, ठीक है, कड़ा पहनना, केस रखना, कंघा करना, ये सब ऐसे 5 चीजों की अनुमति इन्होंने दी थी। और बाकी के जो 3 मैंने बता दिया, ये तीनों कहाँ के हैं दोस्तों? ये पंजाब के ही त्योहार हैं। इनके बारे में एक और चीज आप याद रख सकते हैं, इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था, ठीक है, और ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो एक दो और बात मैं आपको बोलूं जो पंजाब के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले पंजाब के सीएम, चूंकि वहां पर अभी आपके सीएम हैं, आपके सीएम यानी कि आम आदमी पार्टी के, आपके यानी कि नॉट फॉर यू, दिस इज आम आदमी पार्टी, ठीक है। और उनका नाम क्या है? श्री भगवंत सिंह, आपको याद रखना है। हालांकि बहुत लोगों को याद होगा, ये श्री भगवंत सिंह जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं राज्यपाल। बाकी आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प, वो है लिलियम कैंडिडम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मत समझिएगा कि ये आएगा नहीं, ठीक है। लिलियम कैंडिडम जो आने लायक है वही मैं लिख रहा हूं, और इसका जिस तरीके से नाम है तो आप हिंदी में नहीं ढूंढना। और ऐसे ही स्टेट आपको एनिमल भी याद रखना है, स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु। तो स्टेट एनिमल जो है यहाँ का वो है ब्लैक बक। अब देखो यहाँ का स्टेट एनिमल मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्लैक बक है वो इसके साथ साथ और भी 2 जगह का स्टेट एनिमल है। ब्लैक बक जो है वो देखो, एक तो पंजाब का हो गया स्टेट एनिमल, इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और साथ ही साथ हरियाणा का भी है, ठीक है। हरियाणा का भी ये स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। और यहाँ का मैं अगर स्टेट बर्ड की बात करूं कि स्टेट बर्ड कौन सा है यहाँ पर, यानी कि राजकीय पक्षी कौन सा है, चिड़िया कौन सा है, तो वो होगा बाज, ठीक है। या इसका एक और नाम वहां पर दिया जाता है नॉर्दर्न गोसवाक, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो किस राजवंश ने की थी, ये आपके लिए सवाल है। ऑप्शन है तुलुक वंश, सोम राजवंश, ये भी राजवंश है, नगम राजवंश और संगम राजवंश। तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना करी थी वो, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने लुसेंट की बुक में बहुत बार रटी होगी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का, ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, और इनके पिताजी का जो नाम था दोस्तों वो था संगम। तो इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर एक राजवंश की भी स्थापना कर दी बाद में, जिसका नाम पड़ा संगम राजवंश। तो ओवरऑल इसका जो आंसर निकलता है वो यही निकलेगा दोस्तों कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम राजवंश ने। तो ये थोड़ा घुमाकर पूछा हुआ सवाल है, बेसिकली लुसेंट में हम यही पढ़ते हैं और यही आपको मिलेगा। अभी आपको ये नहीं मिलेगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना संगम राजवंश ने की थी, आपको ज्यादातर बुक में यही मिलेगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किया था। लेकिन ये बहुत कम बुक में लिखा हुआ कि इन्होंने संगम राजवंश की भी स्थापना की थी, और इनके पिताजी का जो नाम था, शुभ नाम था, वो था संगम। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूं कि विजयनगर साम्राज्य जो था या फिर विजयनगर जो राज्य था उसकी राजधानी कहां रखी थी इन्होंने? ठीक है, राजधानी। तो आपको बताना है इनकी राजधानी कहां पर थी, ठीक है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास अपक्षय, अवसादन, अपरदन या फिर कायांतरण।
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भूदृश्य पर, भूदृश्य का मतलब बेसिकली जमीन से है, यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो जो पवन यानी कि हवा के चलने से या फिर वाटर के फ्लो से यानी कि पानी के बहाव से या फिर बर्फ गिरने से जो मिट्टी का कटाव होता है या मिट्टी का जो क्षय होता है, क्षय को आप क्या बोलते हैं, उसकी कमी होना या फिर उसका अपघटन होना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरदन बोलते हैं। अपरदन का क्या मतलब है, जैसे हवा के द्वारा मिट्टी को उड़ा करके यहां से कहीं और पहुंचा देना, तो यहाँ की मिट्टी कम हो गई। या फिर अगर ये नदी के किनारे है या फिर समुद्र के किनारे है, तो नदी की जब पानी बहती है, नदी का जो फ्लो होता है, धारा बहती है, तो उसके कारण भी मिट्टी कट के उसके साथ बह के चला जाता है, तो उसको भी हम अपरदन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है अपरदन। देखो दोस्तों, जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत है और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वहीं पर मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। ये नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको भर भर के दो दो पन्ने चीजें रटते हुए चला जाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही जानकारी यहां पर एकत्रित किया हूं जो आपके परीक्षा के हिसाब से आवश्यक है। अगला सवाल है दोस्तों कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है। बहुत बार आपको ये सवाल पूछा गया है रेलवे में भी और एसएससी में भी कि जाइलम का क्या काम होता है। ठीक है, अ, जाइलम का क्या कार्य होता है और साथ ही साथ इसका एक छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई कह लो, वो है फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य है, लेकिन यहां पर एसएससी ने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया और ये पूछा कि जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाहिनिका, दूसरा है जाइलम फाइबर और चौथा है वाहिका, सॉरी तीसरा वाहिका और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है जाइलम पैरेन्काइमा। ये वो भाग है जाइलम उत्तक का जो भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि जाइलम क्या होता है दोस्तों, तो जाइलम वह उत्तक होता है जो किसी भी पेड़ पौधे में जमीन से ऊपर की ओर खनिज एवं लिक्विड, जो भी भोजन में लिक्विड चीज होता है जैसे कि जल हो गया, जल और खनिज पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ये पहुंचाता है और पौधे के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। जैसे मान लो ये मैं बोलूं कि ये एक छोटा सा पौधा हो गया जो गंदा सा बन गया, लेकिन ये इस बार मैंने थोड़ा सही बनाया है। तो देखो क्या होता है कि ये अगर है मिट्टी, मान लो ये जमीन हो गया नीचे का और ये इसके रूट्स हो गए, तो आपको पता है कि जो जल का खिंचाव होता है वो रूट्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि जल का अवशोषण जिसको आप बोलते हो। जल को अवशोषित कौन करता है, जमीन के नीचे जो हम जल डालते हैं, किसी भी पेड़ में पानी डालते हैं, उसका अवशोषण सबसे पहले रूट्स के द्वारा किया जाता है, जड़ के द्वारा, और फिर रूट्स जो है वो जाइलम की मदद से ऊपर की तरफ उसको भेजते हैं और जाइलम जो है वो फिर पौधे के विभिन्न भागों में उस जल और साथ ही साथ जो खनिज लवण होता है उसके साथ जल में घुला हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी फसल कोई बोया जाता है या कोई भी पौधा ही हो, छोटा सा प्लांट, उसमें जो खाद दिया जाता है या फिर जो उर्वरक देते हैं आप उसके जड़ के पास देते हैं। जड़ के पास इसलिए देते हैं क्योंकि जड़ के पास जब पानी रहेगा और वो रहेगा तो वो दोनों घुलता है। ठीक है, और फिर जल के द्वारा ही वो रूट्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फिर रूट्स जो जल अवशोषित करता है उसमें खनिज लवण भी वो अवशोषित करता है और फिर खनिज को और जल को दोनों को वो ऊपर की ओर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर वो जाइलम की मदद से पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचता है और यही काम करता है फ्लोएम। लेकिन फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखिए फ्लोएम जो है दोस्तों ये बेसिकली भोजन को, पौधे में जो भोजन होता है उसको उसके अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि पौधे में भोजन कहां पर बनता है, तो आपने फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन बनता है और ये प्रक्रिया होती है कहां पर, उसकी पत्तियों में यानी कि लीव्स में। ठीक है, तो भोजन जो बनता है किसी भी पौधे में वो पत्तियों में बनता है और पत्तियां होती हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे तो नहीं होती जनरली। तो ऊपर की तरफ पत्तियां होती हैं, तो वहां से जब भोजन बनता है तो वो भोजन फिर रूट्स तक कैसे पहुंचती है, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि जल कौन पहुंचाता है और भोजन कौन पहुंचाता है। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा हल निकाला था अपने एग्जाम के टाइम में ही कि जो दोस्तों जाइलम होता है, जाइलम ये पढ़ने में कहीं ना कहीं जल के जैसा लग रहा है और फ्लोएम जो है वो एफ से शुरू हो रहा है और एफ से बनता है दोस्तों फूड, और जाइलम तो जल जैसा है ही। तो जाइलम जो है वो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का
ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये चूंकि दो ही चीज है तो आप बस फ्लोएम को याद रख लो कि एफ से फूड होता है और एफ से फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का काम है फूड को सप्लाई करना, तो जो बाकी का जो जल बचता है वो ऐसे ही जाइलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं। वैसे भी अगर कमेंट नहीं करोगे तो भी मैं मान के चलूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नहीं तो फिर से मैं वही कहूंगा कि भाई कमेंट करोगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। ठीक है, समझने का क्या मतलब है, वही है फिर से जो आजकल ट्रेंडिंग में है कि खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, वही हाल है भाई। ठीक है, तो कमेंट करोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डैश की सरकार ने एक ऊंट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा की है। यानी कि कौन से राज्य की सरकार है जिसने ऊंट संरक्षण और विकास की नीति की घोषणा की है। तो इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है, आपको ये कैसे याद रखना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऊंट का सबसे ज्यादा उपयोग किस राज्य में होता है, तो आप आसान शब्दों में बताओगे कि ये राजस्थान में होता है भाई मेरे। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है वो रेतीला इलाका है। ठीक है, रेगिस्तानी बेसिकली मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, डेजर्टेड एरिया है, तो आप बोलोगे कि चूंकि यहाँ पर डेजर्ट है तो रेतीला एरिया होने के कारण बाकी यहाँ पर जैसे रेत में गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है, या फिर बाकी जो अन्य जानवर हैं उनके लिए बहुत तेजी से भागना यहाँ पर या फिर लोड लेकर के चलना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ऊंटों का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ऊंट जो है वो एक बार पानी को स्टोर भी करते हैं अपने कुबर में, और फिर स्टोर करके उसी पानी को कई दिनों तक चला लेते हैं। और आपको पता है कि जो डेजर्टेड एरिया होता है जैसे राजस्थान है, वहां पर पानी की कितनी कमी है भाई, तो ऐसे एरिया में ऊंट का वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। इसीलिए ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किसने कर दी मेरे भाई? राजस्थान ने कर दी। ये आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ और डिटेल की बात करूं राजस्थान से रिलेटेड जो आपके परीक्षा में आ सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ के सीएम हैं अपने श्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत, इनका नाम आप याद रख सकते हो। अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हो राज्यपाल, तो ये हैं कालराज मिश्र। लेकिन गवर्नर कब बदल जाते हैं आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नर आज के टाइम में तो नहीं आता, लेकिन आपको सीएम याद रखना है श्री अशोक गहलोत। ठीक है, फिर मैं बात करूं राजस्थान की कुछ प्रमुख योजनाओं की, तो राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें से जो ऐसी योजनाएं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो पहला इसमें योजना आता है दोस्तों उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है दोस्तों? उड़ान योजना बेसिकली ये फ्लाइट से रिलेटेड नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि 10 से जो 45 वर्ष तक की महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स हैं या फिर फीमेल हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन फ्री में प्रोवाइड कराएगा राजस्थान सरकार। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों वो है चिरंजीवी योजना। ठीक है, अब चिरंजीवी शब्द का मतलब तो आप समझते होंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेसिकली इसका पूरा नाम है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बीमा इधर से होगा। ठीक है, तो चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक दिनों तक जीवित रहना। ठीक है, यानी कि सालों साल जिंदा रहना। तो चिरंजीवी योजना जो है बेसिकली इसलिए चलाया गया है कि इसमें प्रत्येक फैमिली को जो राजस्थान की सरकार है वो मिनिमम 5 लाख पर ईयर प्रोवाइड कराएगी। किसके लिए दोस्तों? उसके इलाज के लिए। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए वार्षिक बीमा होगा, यानी कि हर एक साल में मिनिमम नहीं, ये 5 लाख है बस, टर्न 5 लाख ही है, ऐसा नहीं कि इसको मिनिमम कहेंगे। 5 लाख वो हर एक परिवार को उपलब्ध कराएगी। ये तो होगा योजना का नाम। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं कुछ जो इसके राजस्थान से रिलेटेड है, तो सबसे पहला चीज इसमें आता है दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क से, यानी कि राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्क बहुत बार पूछे गए हैं, तो जो पहला राष्ट्रीय पार्क है जो बहुत बार आता है यहाँ पर वो है सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, पहला है सरिस्का नेशनल पार्क। दूसरा है केवलादेव, बहुत बार आया है ये केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, केवलादेव ज्यादातर इसका ऐसे नाम आपको मिलेगा, केवलादेव घाना पक्षी विहार। ठीक है, तो आप केवलादेव के नाम से याद रख सकते हैं। और एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर। ठीक है, तो रणथंभौर, चूंकि यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर मेरा दोस्त था पहले फॉरेस्ट ऑफिसर, तो इसलिए मुझे ये बहुत याद रहता है। ठीक है, बाकी एक मुकुंदरा है और डेजर्ट। देखो एक डेजर्ट से तो आप याद ही रख पाओगे क्योंकि डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थार मरुस्थल अपना राजस्थान में ही है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान, ये आप याद रख लोगे।
ठीक है, और एक मुकुंदरा भी याद रखना, मुकुंदरा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दो और चीज है जो आता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि एक सवाल में इतनी चीजें कौन याद रखेगा भाई। तो फिर वही बात है, करोगे नहीं तो बटोगे कैसे भाई। ड्रीम इलेवन पे टीम बना सकते हो, लेकिन एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, अजीब हाल है भाई। ठीक है, देखो आपको याद क्या रखना है, अभी मैं बता रहा हूं आपको प्रमुख फेस्टिवल्स या फिर फेयर्स आप कह सकते हो। तो जो फेस्टिवल्स या फेयर्स हैं वहां पर, वो जो एग्जाम में आए हुए हैं उनकी मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का गणगौर फेस्टिवल। ठीक है, गणगौर महोत्सव या फिर गणगौर फेस्टिवल आप कह सकते हो। एक वहां पर मनाया जाता है हाथी महोत्सव। ठीक है, हाथी महोत्सव। और जो उसके बाद है उर्स त्योहार, उर्स त्योहार भी आया हुआ है। ठीक है, उर्स त्योहार। और एक बानेश्वर मेला, ये जरूर याद रखिए आप, बानेश्वर मेला। ठीक है, बाकी भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर राजस्थान की एक जिले का नाम है, आप जरूर से याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो अपना मरुस्थल है वो भी थार मरुस्थल अपने राजस्थान में है, हवा महल राजस्थान में है, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए भाई, अगला सवाल है अपने पास, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन, ठीक है, के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है। तो ये म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि यूएसए के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड। अभी सवाल है कि विंड्स ऑफ संसार के लिए इनमें से कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। पहला ऑप्शन है मनोमूर्ति, दूसरा है रघु दीक्षित, तीसरा है शुभाशीष घोष और रिकी केज। तो रिकी केज वो प्राणी है, वो पर्सन है जिनको विंड्स ऑफ संसार के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 2015 में। अब अगर मैं बात करूं ग्रैमी अवार्ड 2022 की, क्योंकि ये 2015 का सवाल है और 22 में आया है, तो ये मत समझना कि फिर 22 का सवाल जो है वो 7 साल बाद यानी कि 29 में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसी साल आपके, इसी साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आपके मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो जो 2022 में दिया गया वो सबसे पहले 64वां ग्रैमी अवार्ड था। ठीक है, 64वां ग्रैमी अवार्ड था, ये आपको याद रखना है, 64th। ठीक है, और ये अलग अलग एरिया में दिया जाता है, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर इसमें चुना जाता है। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा था, तो इसका नाम है दोस्तों वी आर। ये एल्बम का नाम है, वी आर इज द नेम ऑफ द एल्बम। ठीक है, ये एल्बम का नाम है वी आर। ठीक है, और ये एल्बम किसने बनाया है, तो आप याद रख सकते हैं जॉन बेस्टिस। जॉन बेस्टिस ये वो पर्सन है जिन्होंने ये एल्बम बनाया है वी आर, और ये एल्बम सर्वश्रेष्ठ एल्बम चुना गया है ग्रैमी अवार्ड 2022 में। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, उससे अच्छा है कि मैं बेस्ट लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जो है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम यानी बच्चों के लिए जो एल्बम बनाई गई है उसमें बेस्ट एल्बम फॉर चिल्ड्रन, इसके लिए पुरस्कार किसको दिया गया, इसके लिए जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, ये दिया गया फाल्गुनी शाह को। ठीक है, और ये इंडियन अमेरिकन है फाल्गुनी शाह को, और इनका जो एल्बम है उसका नाम क्या है दोस्तों, एल्बम का नाम है अ कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अ कलरफुल वर्ल्ड। इसके अलावा देखो ये जो रिक्की भाई हैं ये बहुत ही भाग्यशाली पर्सन है, क्योंकि फिर से 2022 में भी इनको इसी काम के लिए पुरस्कार मिला है। इसी काम के लिए मतलब एल्बम का नाम यही नहीं है, लेकिन फिर से जो नया एल्बम होता है बेस्ट न्यू एल्बम ऑफ द ईयर, तो जो बेस्ट न्यू एल्बम का पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये फिर से मिला है रिक्की केज को, ये याद रखना है। ठीक है, और एल्बम का नाम क्या है, डिवाइन टाइड्स। ठीक है, डिवाइन टाइड्स ये एल्बम का नाम है जो रिक्की केज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और बेस्ट न्यू एल्बम यानी कि साल का सर्वश्रेष्ठ नया एल्बम जो चुना गया है वो रिक्की केज का एल्बम है
डिवाइन टाइड्स। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बेसिकली ग्रैमी अवार्ड किसी एक पर्सन को नहीं मिलता है, ये अलग अलग टाइप के एल्बम को मिलता है। जैसे मान लो ये हो गया एल्बम ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल में सबसे अच्छा एल्बम कौन सा रहा, जॉन बेस्टिस का वी आर। और अगर सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलोगे फाल्गुनी साह का एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला। फिर बेस्ट न्यू एल्बम, देखो ये न्यू एल्बम है और यहाँ पर ओवरऑल है, तो बेस्ट न्यू एल्बम है डिवाइन टाइड्स जो कि रिकी केज की लिखी हुई है और इसके लिए फिर से इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। तो आपको बता दें दोस्तों, आपके लिए पहला जो ऑप्शन है वो है आर्य समाज, दूसरा है देव समाज, ब्रह्म समाज और ब्रह्म स्कूल। ठीक है, तो ये आप एक तो की ऑप्शन से इसको चल सकते थे। जैसे ऑप्शन में आप देखोगे कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, देव समाज जो थी ये पहले तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद रखिए देव समाज जो है ये पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित है। ठीक है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसे 1887 में इसकी स्थापना करी थी और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। ठीक है, और जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगर आपको इतना भी याद है तो आप इसका सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो सही आंसर है दोस्तों अपना ब्रह्मा समाज। इसे पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम ब्रह्मा समाज रख दिया गया। अब बात करें अगर राजा राम मोहन राय जी के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना चाहिए इनके बारे में कि इन्हें भारत में भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इसका कारण है इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो जो ओल्ड मतलब मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, उसको दूर करने के लिए। जैसे पहला तो कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, हालांकि इसमें अंग्रेजों ने भी कुछ सहायता की थी। जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसमें इनकी सहायता करी थी। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, तो ये भी पुनर्जागरण को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावे इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने कब दोस्तों, 1817 में। इसके अलावे इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा, और साथ ही साथ वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज जो है, वेदांत कॉलेज। ठीक है, मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी है लेकिन चूंकि आजकल बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है तो बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं मानिए कि मेरी हिंदी की राइटिंग जो है वो इतनी बेकार है, बहुत अच्छी है हिंदी की राइटिंग। ठीक है, तो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज 1817 में, 1829 में सती प्रथा, इतना सारा इन्होंने काम किया था। इसीलिए इनको आधुनिक पुनर्जागरण का पिता या भारतीय आधुनिक अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बंगाली भाषा में एक इन्होंने पत्रिका अपना चलाया था जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो बहुत बार ये सवाल आया है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे। तो संवाद कौमुदी के जो लेखक थे वो भी थे राजा राम मोहन राय जी। और इनकी अगर मृत्यु की मैं बात करूं दोस्तों तो 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस, आपने बीमारी सुनी होगी, मेनिंजाइटिस, ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी, मेनिंजाइटिस, इस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी 1833 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल और आता है, आपके लिए फेंका जाता है सवाल, आपको कैच करना है और इसका आंसर उधर से फेंकना है हमारे कमेंट बॉक्स में। जो राजा राम मोहन राय हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। इनका नाम तो राम मोहन राय ही है लेकिन इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। देखो, एक तो राजा की उपाधि बता सकते हो और साथ ही साथ इनको युग दूत भी कहा गया है। ठीक है, युग दूत। ठीक है,
युगदूत यानी कि किसी पर्टिकुलर युग में जो आगे बढ़ाने वाला पर्सन होता है वो युगदूत होता है। तो युगदूत की उपाधि इनको किसने दी थी? दो सवाल इसमें आपके लिए है। एक तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी और दूसरा इनको युगदूत किसने कहा था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो है अपने पास वो ये है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सरोद सम्राट अगर आपने पहले ये सवाल पढ़ा होगा तो जरूर आपको याद होगा। पहला ऑप्शन है किशन महराज, दूसरा पंडित रविशंकर प्रसाद, तीसरा है अमजद अली खान और चौथा है आमिर अली खान। दोस्तों तो देखो, एक तो ऑप्शन से आप जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन से जाने के लिए आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी जानकारी पता रहनी चाहिए, तभी आप जनरल नॉलेज में ऑप्शन से जा सकते हैं। ये मैथ्स नहीं है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे जल्दी जल्दी। जनरल नॉलेज में बेसिकली और साथ ही साथ इंग्लिश में ऑप्शन को एलिमिनेट तभी कर पाते हैं हम जब हमें सभी ऑप्शन की जानकारी हो, या फिर ऐसा हो कि तीन ऑप्शन की जानकारी हो और एक की नहीं हो, तो भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों, देखो आप बस इतना सा अगर आपको याद होगा कि सरोद वादन से रिलेटेड इनमें से कौन है, तो आप सही आंसर मार्क कर सकते हो अमजद अली खान। सरोद वादन से जो रिलेटेड हैं वो अमजद अली खान है और इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। बाकी अगर बात करें आप किशन महाराज को की, तो ये तबला बजाने से रिलेटेड हैं, यानी कि तबला से संबंधित है किशन महाराज। ठीक है, और देखो तबला से रिलेटेड और भी कई लोग हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस और सीएचएसएल में, जिसमें पहला नाम आता है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन का। उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, एक और नाम इसमें निकल करके आता है जो आपको याद रखना है, वो है उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, ये आधा क है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अगर पंडित रविशंकर प्रसाद जी की मैं बात करूं तो पंडित रविशंकर प्रसाद जो हैं ये सितार वादन से संबंधित हैं, सितार वादन करते थे ये पंडित रविशंकर प्रसाद। अगला सवाल है अपने पास, किए गए कार्य यानी कि वर्क का जो यूनिट है वो क्या है? तो जो वर्क का यूनिट होता है दोस्तों वो होता है जूल। वर्क यानी कि कार्य, साथ में एनर्जी, ये दोनों जो हैं ये दोनों ही नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, इन दोनों का जो मात्रक है जिसको आप यूनिट बोलते हो, ऐसा यूनिट, वो होता है दोस्तों जूल। ठीक है, JOULE जूल। ठीक है, तो जूल उनका ऐसा ही मात्रक है। डेसिबल जो है, डेसिबल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, डेसिबल। वॉट की अगर बात करें तो वॉट जो है ये शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है, और एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का। अब आपके लिए मैं जो सवाल पूछना चाहता था वो बस छोटा सा सवाल है कि वर्क और एनर्जी जो है ये किस प्रकार की राशियां हैं। ठीक है, किस प्रकार की राशि है? यानी कि आपके लिए ऑप्शन है, पहला वेक्टर क्वांटिटी है जिसको आप सदिश राशि बोलते हैं, और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी है जिसको आप अदिश राशि बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन है जिसमें से आपको सही ऑप्शन चुन करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब आप बोलोगे कि एक ही वीडियो में इतने सारे सवाल पूछ डालें, भाई एक ही वीडियो में इतने सारे सवाल पूछ डालें तो उसके जवाब दोगे जब आप, तो आपको वो चीज याद रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में संबंधित नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों बैंकिंग विधि। देखो व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर आप सिस्टम बोल सकते हो इसको, इनकम सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम, ये तीनों ही ऐसे सिस्टम है जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, यानी कि उसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 आजा मेरे भाई। ये कह रहा है कि अनबुझा चूना यानी कि क्विक लाइम जो है इसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये है CaO, Ca कैल्शियम और O क्या है? ऑक्साइड यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1991, 71, 81 या फिर 69। तो सही आंसर है 1981। ठीक है, अब हम वीडियो के अंत में आने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं। ठीक है, 1981 में भारतीय वायुदूत एयरलाइन की स्थापना की गई थी। अगर मैं ये पूछूं कि पूरे भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी?
तो इसका सही आंसर होना है दोस्तों 1911 में। ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी और विश्व में सबसे पहले जो विमान डाक सेवा शुरू किया गया था परिवहन वायु परिवहन के द्वारा, वो भी आपको याद रखना है कि वो भी इलाहाबाद से नैनी के बीच में किया गया था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक है, और ये कब किया गया था? ये भी 1911 में ही हुआ था जब वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। तो इलाहाबाद से नैनी तक विमान डाक सेवा का मतलब शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीज जो आपको याद रखनी चाहिए इंडियन एयरलाइन के बारे में, वो मैं बता देता हूं। जो इंडियन नेशनल एयरवेज है, इंडियन नेशनल एयरवेज है, इसकी जो स्थापना की गई थी भारत में 19, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, 19 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वो 1933, मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है, 1933 में की गई थी। और आपको ये भी याद रखना है, देखो जो 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना किया गया था, तो आगे चल के 1953 में इसको डिवाइड कर दिया गया। 1953 में बेसिकली जितने भी इंडियन एयरलाइन से रिलेटेड कंपनियां थी उनको मर्ज करके बस, या फिर उनको नेशनलाइज करके, राष्ट्रीयकृत करके दो ग्रुप बनाया गया, जिसमें से पहला और दूसरा ग्रुप था। पहला ग्रुप किसका था दोस्तों? पहला ग्रुप था भारतीय विमान निगम का, जिसको आप इंग्लिश में इंडियन एयरलाइन बोलते हैं, इंडियन एयरलाइंस। और दूसरा जो था ग्रुप वो था एयर इंडिया का। ठीक है, दूसरा कंपनी हो गया अपना एयर इंडिया। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस जो था ये बेसिकली भारत में जो अंतरदेशीय है या फिर अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराज्यीय आप बोलोगे। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर अंदर, मैं ऐसे समझाऊं आपको, देश के अंदर या फिर देश के पड़ोसी देशों में। ठीक है, सीमावर्ती जो देश हैं, पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इनमें जो एरोप्लेन की सेवा देता था या फिर जो वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो सेवा देता था वो इंडियन एयरवेज का काम था। और एयर इंडिया का काम था जो बहुत दूर वाले, जैसे अमेरिका हो गया आपका, सिंगापुर, तो जो बहुत दूर वाले विदेश हैं या फिर अलग जो देश हैं उनमें सेवा देने का काम करता था एयर इंडिया। ठीक है, अब घरेलू उड़ान जो था, देखो ये भी जो इंडियन एयरलाइन था ये देश के अंदर काम करता था, लेकिन घरेलू उड़ान नहीं भरता था ये। तो घरेलू उड़ान भरने के लिए वायुदूत की स्थापना करी गई फिर 1981 में। ठीक है, घरेलू यानी कि छोटे छोटे जो कम दूरियों के लिए जो एयरलाइंस की शुरुआत की गई वो किया गया वायुदूत के द्वारा। ठीक है, वायुदूत एयरलाइन की स्थापना की गई उसी कार्य के लिए 1981 में। लेकिन फिर बाद में जाकर के ये मर्ज हो गया किसके साथ दोस्तों? इंडियन एयरलाइंस के साथ। ठीक है, बाद में जाके ये आया और इंडियन एयरलाइन में हो गया मर्ज। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, कोयले का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। तो कोयले का जलना जो है दोस्तों वो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर के और एक अकेला मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ए और बी दो यौगिक हैं या फिर दो मॉलिक्यूल हैं, ये मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल ए बी बना दिया इन्होंने, तो ये क्या हुआ? संयोजन। संयोजन यानी कि जुड़ना। वियोजन इसका अपोजिट है, वियोजन को आप अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब एक जटिल अणु जो है या फिर यौगिक है, कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, वो दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक होता है या फिर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, तो उसको वियोजन यानी कि एक दूसरे से अलग हटना कहते हैं। बाकी विस्थापन और द्विविस्थापन क्या होता है? विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको आप कहते हैं। ठीक है, इसमें डिस्प्लेस होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ए बी का रिएक्शन जो है वो सी से हो रहा है, तो ये फिर से क्या होगा कि सी जो होगा वो बी को रिप्लेस कर देगा, यानी कि ए तो अपने जगह पर रहेगा और सी जो है वो बी को रिप्लेस करेगा, तो इसकी जगह पर सी आएगा और बी सी की जगह पर चला आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या राजस्थान। तो यहां पर सही आंसर जो है अपना वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हड़प्पा का कोई भी नगर नहीं पाया जाता है। हरियाणा में आपको पता है राखीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ है। गुजरात में कई सारे हैं, जैसे लोथल है अपना, गुजरात में लोथल है जो कि बंदरगाह था एक। बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है? ठीक है, सी पोर्ट जिसको आप बोलते हैं,
तो जो बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का वो लोथल था और ये गुजरात में ही आता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में जो है वो है अपना कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान में पाया गया है। और एक दो बात आप याद रख सकते हैं, जैसे अपना जो गुजरात है, यहाँ लोथल के अलावे है धौलावीरा। धौलावीरा बहुत बार पूछा गया है कि धौलावीरा कहाँ है, तो ये है अपने पास गुजरात में। इसके अलावे है एक रंगपुर। ठीक है, रंगपुर है, सुरकोता है, ये भी है आपका गुजरात में। राखीगढ़ के बारे में आप याद रख सकते हैं कि राखीगढ़ जो हरियाणा वाला है दोस्तों, ये भारत में सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ें अब। अच्छा, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो होगा मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं। आपने लूसेंट में पढ़ा होगा। एक और सवाल इससे रिलेटेड आपको याद रख लेना चाहिए। जो धौलावीरा है दोस्तों अपना, ये भारत का पहला ऐसा हड़प्पा सभ्यता का नगर है धौलावीरा। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा नगर है भारत में पाया जाने वाला, जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज एंड साइट में शामिल किया है 2021 में। 2021 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, जो इसकी विश्व विरासत स्थल की सूची है वर्ल्ड हेरिटेज एंड साइट की, उसमें 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। और धौलावीरा जो है इस प्रकार भारत का पहला हड़प्पा सभ्यता बना है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज एंड साइट की लिस्ट में शामिल हुआ 2021 में। अगला और अंतिम सवाल है दोस्तों कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो मैं ये ऐसे ही बता देता हूं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सबसे मेन क्या है स्वतंत्रता का अधिकार में बताओ? इकट्ठा होने की आजादी, इसमें तो कई लोग मिलेंगे, उनकी रजाबंदी होगी तब होगी। इकट्ठा होना है, निवारक निरुद्ध या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो उचित आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपके जीवन जीने की और आपके व्यक्तिगत आप कैसे जीवन जीना चाहते हो, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार ही तो सबसे प्रमुख स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो कर रहा हूं खत्म। बाकी वीडियो बनाने में बहुत लगा है मेहनत, जितना मैथ में नहीं होता है उतना मेहनत इसमें लग गया है। मैथ्स में आधे घंटे में ही लगभग सॉल्व कर देता हूं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जीके की जो वीडियो है वो लगभग 1 घंटे की हो गई है। और अगर मैं आपको टाइम से मुलाकात कराऊं तो आपको यहाँ पर कॉर्नर में अब टाइम भी दिख रहा होगा दोस्तों। ये टाइम जो है वो 12:45 AM का हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत चल रही है यहाँ पर आपके मेंस के लिए। तो आपको कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए दोस्तों कि लाइक करके और एक कमेंट कर दें कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। नहीं भी लगा होगा अच्छा तो भी कमेंट करना है आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। मैथ्स की वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लेट हो जाए, क्योंकि अब मैं अगले 2 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी होने वाला हूं। तो इट मे बी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कोई सी भी वीडियो आपको 2 दिनों तक नहीं मिले, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मिलेंगे फिर उसके बाद जीके की वीडियो के साथ भी, मैथ की वीडियो के साथ भी, और कोशिश होगी अपने इंग्लिश की वीडियो की भी आए। लेकिन जीके में मेहनत होगी भाई मेरे। ठीक है, जीके इस बार गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आप अगर देखें तो रीजनिंग जो है दोस्तों वो लगभग एवरेज सभी लोगों की रहती है। एवरेज का मतलब सभी लोग इसको इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैथ्स और इंग्लिश का क्या हाल है कि ये पहले से ही मेंस में आते थे, तो इसमें भी लोगों की तैयारी रहती है। लेकिन जीके ऐसा पोर्शन है जिसपे लोग पहले भी ध्यान नहीं देते थे और आज भी बहुत कम ही लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता बनी हुई है कि जीके में 10 से 12 सवाल ही हो पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करो, प्रीवियस ईयर पर भी इस तरीके से अगर मेहनत कर दो जैसे मैं करा रहा हूं, तो डेफिनेटली आप बाकी लोगों से अच्छा स्कोर करोगे और आप एमईए की पोस्ट या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जो भी आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पाना चाहते हो वो आप पालोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट और लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।